नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने वाटर स्पोर्ट्स कप का किया शुभारंभ। टिहरी में देखने को मिलेगा देश भर से आए खिलाड़ियों का रोमांच। करीब 300 खिलाड़ी लहरों पर दिखाएंगे दमखम। अखिल भारतीय कांग्रेस ने मनाया 138वां स्थापना दिवस। देहरादून पीसीसी में हुआ ध्वजारोहण। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी पार्टी की स्थापना। भू धंसाव की समस्या से खतरे की जद में गढ़वाल का जोशीमठ। 500 से ज्यादा मकानों में आई दरारें। तिरछा हुआ बहुमंजिला होटल। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप से हड़कंप। तड़के 2:19 पर महसूस हुए झटके। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। उत्तराखंड में ठंड का सितम जारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कपाने वाली ठंड ले रही परीक्षा। अगले 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में स्टूडेंट्स की छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप का केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पहली बार देश के लगभग 300 खिलाड़ी टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप जीतने के लिए लहरों पर अपना दमखम दिखाएंगे। 28 से 30 दिसंबर तक टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जा रहा है। टीएचडीसी की ओर से कोठी कॉलोनी में आयोजित 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप में देश भर से 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं और देश को अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे देश की आर्थिक मजबूत स्थिति हो रही है और विद्युत क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि 3 दिनों तक टिहरी झील में लहरों का रोमांच देखने को मिलेगा। इस प्रदर्शन में भी जो लोग यहाँ से जाएंगे वो मुझे बताया गया है कि वो सारे के सारे देश की तरफ से जो है प्रतिभाग करेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड की युवा पीढ़ी भी संपूर्ण विश्व को अपनी प्रतिभा से परिचित करा रही है। कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रही है। प्रतिभाओं के विकास और संवर्धन में अपना योगदान हर प्रकार से दे रही है। उत्तराखंड के भी हमारे अनेकों खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश और देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी सब को देखते हुए जहां हमने एक नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर हमने नौकरियों में भी फिर से खेल कोटा प्रारंभ करने का भी संकल्प लिया है कि निकट भविष्य में हम खेल कोटा प्रारंभ करेंगे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वहीं आज स्थापना दिवस के मौके पर सेवा दल का ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज समूची कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर जहां कांग्रेस उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में रक्त शिविर, फल वितरण जैसे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत गाकर सेवा दल के झंडे को सलामी दी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और कुर्बानियों के बारे में भी सचेत किया। इसके साथ ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने भी मीडिया से बातचीत में पार्टी के आगे की रूपरेखा के बारे में जानकारियां साझा की। स्थापना दिवस से 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनिश्चित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आजादी की चली।
पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सोने धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आजादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्मों को जोड़ करके आंदोलन किया गया, जाति धर्म के नाम पर नहीं था। और इसी वो आंदोलन में विलंब से सफलता मिली, लेकिन मिली। उसी विचारधारा को जोड़ करके साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी उसमें 1915 में फिर शामिल हुए, फिर उन्होंने भी उसमें योगदान दिया और अहिंसा का मार्ग पर चल करके सब धर्म सम्मान करके कांग्रेस जो देश को आजादी दिलाया, उसमें बहुत घर बर्बाद हुए, तबाह हुए, कितनों को फांसी की सजा हुई, कितनों को गोलियों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों की, तो देश आजाद हुआ। हम उन शहीदों को जो 18 कांग्रेस ने एक सुनियोजित मूवमेंट चलाया था देश का, उससे देश को आजाद, पहले टुकड़ टुकड़ में था, तो वो एक तरह से एक छत्र के नीचे सब लोग धीरे धीरे आए। देखिए, आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारा स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस में हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है, आज उन्हें हम सम्मानित करने का भी हमने कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले तो ध्वजारोहण हुआ है आप सब लोगों के सामने। अब हम लोग गोष्ठी के बाद कुछ अपने वरिष्ठ कांग्रेसियों को, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और साथ में कुछ ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, उन्हें आज हम सम्मानित करने का काम करेंगे। अक्सर विवादों में रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला मीडिया से मुखातिब हुए। जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बिल लाओ इनाम पाओ जैसी योजना जाकर जनता को जीएसटी चोरी के खिलाफ जागरूक करने का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के परिजन जीएसटी को चोरी करने का काम कर रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल द्वारा खरीदी गई जमीन के दस्तावेजों के आधार पर जयेंद्र रमोला द्वारा यह आरोप लगाए गए। खरीदी गई जमीन को दस्तावेजों में खाली दिखाया गया है, जबकि उसी जमीन पर प्रेमचंद का 200 गज का पुश्तैनी मकान है। रजिस्ट्री में 25 से 27 लाख के स्टाम्प लगाए गए हैं, जिससे स्टाम्प में चोरी की जा सके और इसी के साथ ही सरकार को चुना लगाया जा सके। सरकार के वित्त मंत्री बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से आम आदमियों को, व्यापारियों को जीएसटी और तमाम रेवेन्यू की चोरी करने के संदेश को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के स्वयं के पुत्र एक जमीन खरीदते हैं। जमीन में लगभग 27 लाख के आसपास, 25 से 27 लाख के आसपास के रेवेन्यू की चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा क्या, और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, क्या ईडी विपक्ष के दलों के लोगों के लिए है? क्या ईडी आपके मंत्रियों के लिए नहीं है? खबरें बहुत ज्यादा सतह पर आ रही हैं कि अचानक से ये धन वर्षा, लक्ष्मी वर्षा कैसे हो गई प्रेमचंद अग्रवाल जी के ऊपर, कि लगातार हम देख रहे हैं अगस्त सितंबर 2022 में भी उन्होंने संपत्ति ली और अभी फिर अक्टूबर के महीने में उनके बेटे ने अकूत संपत्ति ली है, जिसमें स्टैंप चोरी की बात निकलकर सामने आ रही है। वित्त मंत्री हैं, आम जनता को और विपक्ष को बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए संदेश दे रहे हैं कि रेवेन्यू चोरी ना हो, कोई भी व्यक्ति जीएसटी चोरी ना करे। ऐसे में जो आप सलाह मशवरा दूसरों को दे रहे हैं वो आप खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं। सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड कैंप कार्यालय में सैन्य धाम निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उत्तराखंड में सैन्य धाम निर्माण हो, और एक सैनिक होने के नाते यह मेरा भी दृढ़ संकल्प है कि उत्तराखंड का सैन्य धाम यहाँ के चारों धामों की तरह ही विकसित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विशेष रुचि ली है। सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2023 के अंत तक हम सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है। मुख्यमंत्री जी हर केस को रिव्यू करते हैं। किसी भी कंडीशन में अक्टूबर नवंबर 23 तक हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मैंने उसकी जानकारी आज दी और जो उसमें एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है उसके बारे में हमने कहा कि आप
छिड़वा के दीजिएगा, उसको भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये लगना चाहिए कि इस प्रकार लोग बद्री केदार और गंगोत्री युवती को देखने आते हैं, इस भाव को देखना है, इस भावना के साथ इसको हम बना रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बन भूलपुरा क्षेत्र के सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सहित अन्य नेता शामिल हैं। वहीं लोगों का ये कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। पंकज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो बैठे हैं, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हजार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये एक हजारों का हुजूम सड़कों पर है, तो उसका अगर आपने 4500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ लेगा, और हम जब तक इस धरना प्रदर्शन पर जारी रहेंगे, जब तक हमें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल जाता। हमेशा सम्मान किया और न्यायपालिका के सम्मान के आगे नहीं आएंगे, और जो फैसला उच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहां तक ये सरकार जो गूंगी बैठी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जो बिल्कुल नदारद है इस मुद्दे को लेकर, कहीं दो आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है, यहाँ के सांसद गायब है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें न्यायालय को पूरी तरीके से गुमराह करके जो ये फैसला आया है उच्चतम न्यायालय से, हम लोग उससे सम्मान जरूर करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। और अभी तो ये मकान टूटे नहीं है, जब आदमी लोगों को जिस तरह से अभी ये प्लानिंग है इनकी मकान तोड़ने की, हम लोग सड़कें बहुत रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैसला आता है जो परवाला ना करे कोई फैसला है, तो हल्द्वानी के अंदर जो तबाही होगी ये अभी यहाँ की सरकार को पता नहीं है, इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी। खबरें लगातार जारी है, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच विवादों से घिरा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पर्वतीय उत्थान मंच समिति जो संपत्ति को खुद को आवंटित होने की बात कह रहा है, वो उसे कभी आवंटित ही नहीं की गई। अवैध कब्जे के आधार पर व्यवसायिक गतिविधि चलाने की जानकारी स्थानीय प्रशासन को हुई तो प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई कर अवैध निर्माण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण होना पाए जाने पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया, जिसे निष्प्रभावी करने के लिए पर्वतीय उत्थान मंच समिति द्वारा राजनीतिक रसूद और क्षेत्रवाद के आड़ लेकर के सरकार से एक शासनादेश जारी करवा लिया, जिसमें सिर्फ अवैध निर्माण वाला मुख्य भवन है, उसका मालिकाना हक देने की घोषणा कही गई थी, जो गलत शासनादेश था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा पूरी तरह से कि कभी भी हमने शोभा यात्रा का विरोध नहीं किया, न इस मेले का विरोध किया। उत्तरायणी का मेला हमारा आन मान शान है। मैंने खुद जन्म लिया है इस देवभूमि में और हिंदू परिवार में और कुमाऊनी संस्कृति में, मैं कैसे उस मेले को मना कर दूंगा। हमारे घर में गोलचू से पूछ के सारी चीजें होती है, गोलचू के आगे के बिना कोई काम नहीं होता, हम कैसे उस मेले को रोक सकते हैं, आप ये बताइए। ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हीरानगर और जो आजकल आप देख रहे हैं कि विषय चल रहा है उसको लेकर थी, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात चल रही है कि इस बार उत्तरायणी का मेला नहीं लगने दे रहे हैं, इस बार उत्तरायणी की झांकी नहीं निकलेगी। तो मैं सिर्फ आपको इसी संबंध में बोलना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष और दिव्य और भव्य रूप से उत्तरायणी का आयोजन हो रहा है और झांकी बहुत बड़े स्वरूप में निकाली जाएगी,
किसी भी प्रकार के भ्रम में किसी भी व्यक्ति को आने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य पवेलियन ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति के ओपन पुरुष की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। और इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। हमने खिलाड़ियों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई, जिनके द्वारा हमारे बच्चों को अपने खेल को निखारने में लाभ मिल रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जिस स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है परेड ग्राउंड में, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं, आज उनके मध्य में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के बच्चों के द्वारा फुटबॉल और मैं कहूँगी खेल में अपना एक अलग सा इंटरेस्ट दिखाना और उस ओर आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही, मैं समझती हूँ कि सबको प्रोत्साहन मिलता है और इससे स्वाभाविक रूप से जो है खेल के प्रति सबके आकर्षण का हम सबको पता चलता है। के सिद्धड़ू गांव में युवक का मिला शव। आम के बाग में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मृतक की पहचान सचिन पुत्र चमन सिद्धड़ू गांव निवासी सूचना पर मौके पर पहुंची शव कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जिसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उत्तराखंड वितरित पुलिस को सौंपी गई। महिलाओं की सुरक्षा का बेड़ा उठाने वाली पुलिस द्वारा महिलाओं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के मोबाइल फोन में गोरा शक्ति ऐप डाउनलोड करा रही है, जिससे आपातकालीन स्थिति में ऐप की सहायता से पुलिस की मदद मिल सके ताकि समय रहते किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। वहीं सीओ मंगलोर पंकज कुमार गोरेला ने बताया कि महिलाओं और छात्राओं द्वारा आपातकालीन स्थिति में इस ऐप के माध्यम से क्लिक करने पर ही पुलिस की सहायता प्रदान की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो नारी सुरक्षा और महिलाओं विशेषकर जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा हेतु ये ऐप बनाया गया है। इसमें उनको सुविधा दी गई है कि उसमें यदि वो जहाँ पे भी रहेंगी वो पैनिक बटन दबाती हैं तो तत्काल उस क्षेत्र की पुलिस उनसे संपर्क करेगी, उनकी समस्या का निराकरण करेगी। इस ऐप के प्रचार प्रसार हेतु सभी थानों में टीम बनाई गई हैं जो संबंधित एरिया के स्कूल, फैक्ट्री एरिया व बाज़ारों में जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको उस संबंध में बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन कराए। के अंतर्गत वन विभाग द्वारा लकड़ी मंडी साल बोझी नंबर 1 से हटाए गए अतिक्रमण में बेघर हुए लोगों ने उपजिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि ठंड के समय में हम लोग घर से बेघर हो गए। लोगों ने उपजिलाधिकारी से गुहार लगाई कि इस कड़ाके की ठंड में हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। उनके द्वारा वन विभाग पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया कि वन विभाग की भूमि पर कई सारे पैसे वाले लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम गरीबों का ही आशियाना उजाड़ दिया है। वन विभाग द्वारा इसी क्रम में उपजिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने सभी लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए शीतलहर को देखते हुए वैकल्पिक तौर पर रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। सालबोझी से माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिनको अतिक्रमण से हटाया गया था वो बेसहारा लोग हो गए हैं। तो इनमें जो हमारे यहाँ के स्थायी निवासी हैं और जो भूमिहीन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हमारे द्वारा आवासीय पट्टे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी शीतलहर चल रही है यहाँ पर खटीमा क्षेत्र में, तो मैंने यहाँ पर निर्देश ये दिया है कि जितने लोग जो बेसहारा हैं उनको टेंट वेंट की व्यवस्था की जाए और जहाँ पर भी लोग हैं उनके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की जाए। विभाग ने बगैर सूचना दिए, बगैर मुनादी करवाए और उनको जाके वहाँ उखाड़ दिया, उजाड़ दिया, बेघर कर दिया इस शीतलहर में। तो इस संबंध में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे। एसडीएम साहब के सामने समस्या रखी, इनके रहने के लिए दोबारा से पुनः अपना पन्नी डाल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पर अपना शीतलहर का दौर चल रहा है, वहाँ रहे जाकर। और बहुत सी बातें हुई कि इनको सुप्रीम कोर्ट के या उसके आदेश हुए हैं
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उनका तर्क जो था, उस तर्क के लिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इन्हीं के लिए है, गरीबों के लिए, और पूरा इलाका बसा हुआ है। वहाँ पर मेला घाट है, क्या कहते हैं वो चौवन, बघा चौवन है, सिसैया है, बगलिया, इधर साइड पूरा इलाका। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह और उनकी टीम का भाजपा नेताओं के साथ सिख समाज और डोईवाला व्यापारी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ शॉल उठाकर अभिनंदन किया। मारखम ग्रांट ग्राम पंचायत की खेरी गुरुद्वारे में हुई चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का शॉल उठाकर हौसला अफजाई की। सिख समाज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्र खालसा ने कहा कि डोईवाला पुलिस ने किया शानदार वर्क, आउट सम्मान करते हुए यहां गर्व महसूस हो रहा है। डोईवाला पुलिस ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है कि जो कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी डकैती जो खैरी गुरुद्वारा में हुई, डोईवाला पुलिस ने चंद दिनों में उसको खोला है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फतेहपुर गुरुद्वारा के जो ग्रंथी हैं देशराज सिंह, उन्होंने भी इसमें बहुत मुस्तैदी से कार्य किया। जैसे ही वहाँ आए उन्होंने तुरंत क्षेत्र को और पुलिस को सूचना दी, जिससे ये पकड़े गए और डोईवाला पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए उनसे चोरी का माल बरामद करते हुए उनको जेल भेजा। और डोईवाला पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। देवनगरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं देवनगरी जोशीमठ की, जिस देवनगरी में कई पर्यटक स्थल से लेकर कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी माना जाता है। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ के थाना कोतवाली के ठीक सामने कई होटल मौजूद है और उनमें से 2 होटल इस वक्त भू धसाव की जद में आ चुके हैं। जो होटल कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकती हैं। बड़ी बात यह भी है कि जहां पर दोनों होटल बने हुए हैं, होटल के ठीक पीछे रहने वाले परिवारों ने इस विषय को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि जहां पर यह बहुमंजिला इमारत बनी हुई है, वहां ऐसा खतरा बन सकता है। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के छावनी परिषद अस्पताल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा कोरोना के समय पर सरकार, एमएलए और एमपी फंड की और कई संस्थाओं की मदद से यह हॉस्पिटल बनवाया था ताकि उत्तराखंड की जनता को परेशानी ना हो। उससे केवल स्थानीय लोगों की परेशानियां ही बढ़ी हैं। साथ ही सीएमओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया, जो जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यदि पूर्व में अस्पताल में कोई धांधली हुई होगी तो इसका हर्जाना भी अस्पताल को ही भुगतना होगा। कि दूसरी लहर चल गई थी, जगह जगह कोविड सेंटर बनाए जा रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि कोविड सेंटर की जगह हॉस्पिटल क्यों न बना दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। उसमें सरकार के द्वारा, एमएलए फंड के द्वारा, एमपी फंड के द्वारा और अन्य कई संस्थाओं के द्वारा सहयोग कर करोड़ रुपया वहां पर लगवाया, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। पूर्व में ये कार्यक्रम में गया था, मैंने स्टेशन कमांडर से कहा था, और आज जब मैं वहां पर गया तो देखा कि 90 रुपए की पर्ची यहां पर बन रही है और मात्र 63,000 रुपए महीने पर किसी प्राइवेट संस्थान को दे दिया गया है। आज छोटे से भी कमरे का, 2 कमरे का क्लिनिक हो, उसका किराया भी लाखों रुपए होता है। तो सीधे सीधे ये सरकार के साथ धोखा है। हमने उसके लिए कमेटी बनाई है, जिसमें सीएमओ की अध्यक्षता में, और 28 तारीख तक उसकी रिपोर्ट हमको देंगे। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।